नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। बीजेपी के राज में मुकदमे का फैसला पता होता है। मालेगांव वर्डिक्ट। मोदी की इजराइल यात्रा की कीमत, बड़े फर्टिलाइजर के दाम। और तीसरा, अब जादूगर चमत्कारी लोगों के यहां मिलॉर्ड भी झुकाएंगे सिर। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आप हर महीने एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो सबसे पहली बात, बीजेपी के राज में मुकदमे का फैसला पता होता है, उसका बड़ा उदाहरण मालेगांव वर्डिक्ट। मालेगांव वर्डिक्ट एक बाकी थे, 4 लोग, 4 अपराधी उसमें और थे। वो फिर कल खबर आ गई, पता ही था कि सब लोग छूट जाएंगे, बरी हो गए। मालेगांव ब्लास्ट की याद है आपको? नासिक में एक मस्जिद के बगल में एक कब्रिस्तान था, वहां पे 8 सितंबर 2006 में धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, और शब बारात का दिन था, जुमे की नमाज के बाद की ये बात है। और 31 लोग को, कई जगह आ रहा है 31, कुछ जगह आ रहा है 45 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। और इसके बाद इसकी जांच शुरू हुई। 3 एजेंसियों ने इसकी अलग अलग जांच की। एनआईए ने की, सीबीआई ने की, और एटीएस जो महाराष्ट्र पुलिस ने बनाई थी उसने की। और सरकार के हिसाब से, जो सरकार आती थी उसी हिसाब से जांच होने लगती थी। इसी जांच में एटीएस के चीफ, अगर आपको याद हो, हेमंत करकरे साहब थे। हेमंत करकरे साहब काफी पास तक पहुंच गए थे, और जैसा माना जा रहा था कि वो जो हिंदू आतंकवादी संगठन था उसको वो मतलब नेल डाउन करने के बिल्कुल करीब थे। लेकिन फिर 2008 में मुंबई अटैक होता है, और उसमें जैसा कहा जाता है कि आतंकवादी की गोली से वो शहीद होते हैं। लेकिन उनके घर वाले ऐसा नहीं मानते हैं, उनकी पत्नी ऐसा नहीं मानती थी, वो एक अलग किस्सा है, उस पर किसी और दिन बात। इसमें ऐसा माना जाता है कि एक अभिनव भारत नाम का एक हिंदू संगठन है, हिंदुत्व का संगठन है। हिंदू कहना थोड़ा मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदुओं का इस तरह का कोई, हिंदुत्व का एक संगठन है, और जिसमें इन्वॉल्वमेंट प्रज्ञा ठाकुर जो एमपी भी रहीं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे, अब तो ब्रिगेडियर साहब हो गए हैं, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। ये लोग मुख्य अभियुक्त थे। इसका बैकग्राउंड भी जरा समझ लीजिए क्या है कि कैसे अभियुक्त बने। एक व्यक्ति है, स्वामी, अपने को कहता है स्वामी असीमानंद। उसका मूल नाम नावा कुमार सरकार है, आरएसएस में रहा और आरएसएस का एक्टिविस्ट है, और उसके ऊपर काफी गंभीर कई आरोप हैं। अजमेर दरगाह पर बम विस्फोट हुआ था 11 अक्टूबर 2007, 3 लोग मारे गए थे। उसमें स्पेशल एनआईए का कोर्ट ने 22 मार्च 2017 को 3 लोगों को सजा दी, लेकिन सबूत के अभाव में असीमानंद छूट गया। फिर 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका, अगर आपको याद हो, दिल्ली से लाहौर के बीच एक समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई थी, उसमें 70 लोग मारे गए। और फिर 2019 में सब बरी। 2019 में किसकी सरकार थी, ये आपको ठीक से याद है। फिर हैदराबाद में एक मक्का मस्जिद है, उसमें 18 मई 2007 को बम विस्फोट हुआ, 16 लोग मारे गए, और फिर इसमें असीमानंद आरोपित थे, लेकिन एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया। 11 लोग कुल थे, लेकिन सबको छोड़ दिया गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो असीमानंद थे, उन्होंने 18 दिसंबर 2010 में मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दर्ज किया, और उसमें उन्होंने स्वीकारा कि ये जो भी धमाके हुए थे उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था। और कारण उन्होंने ये बताया कि जब मैं उन रोते बिलखते मरते बच्चों की
पुरुषों की, महिलाओं की वो देखता हूँ चेहरा, तो इसलिए मैं विचलित था और मुझे लगा कि सही बात मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कर देनी चाहिए। अब ये जरा समझ लीजिए कि इन सब मामलों में, हालांकि एनआईए में तो इवन जो कन्फेशनल स्टेटमेंट को मानते हैं, लेकिन जो जितनी मुझे ज्ञान है लॉ का, मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई बयान दर्ज होता है तो वो एडमिसिबल होता है, पुलिस के सामने वाला नहीं। और उसी में उन्होंने ये बताया कि वो उनकी मीटिंग होती थी, किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट था। टेक्स्ट मैसेज हैं इसके साध्वी प्रज्ञा के साथ, और वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे, जो अभिनव भारत के ये लोग करता धरता थे। फिर जनवरी 2011 में इसी असीमानंद द्वारा एक लेटर पकड़ में आया, जो उन्होंने 18 दिसंबर को मजिस्ट्रेट के सामने बोला था 2010 में। 20 दिसंबर को उन्होंने लेटर लिखा और भारत के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, और उसमें फिर उन्होंने स्वीकार किया कि मेरा ये था और मैंने ये सब किया था और मैं इसलिए विचलित हो गया और इसलिए ये सब। हालांकि वो लेटर उन्होंने कभी पोस्ट नहीं किया था। फिर जो भी हुआ हो, मार्च 2011 में असीमानंद ने कहा कि भाई ये कन्फेशन तो मुझे जबरदस्ती देना पड़ा, और मैं, हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने कोई दबाव नहीं था, लेकिन वो अपनी बात से मुकरना चाहे। आपको याद होगा कि 7 आरोपी इसमें जो मुख्य थे, प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा, पुरोहित, ये सब लोगों को पहले ही 2025 में सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया है। पुरोहित जी का तो यहाँ तक हुआ कि पुरोहित जी कर्नल थे, 31 मार्च को वो रिटायर हो गए, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद 2-4 दिन बाद उनको प्रमोशन दिया गया ब्रिगेडियर का, और फिर घर से बुला के उनसे कहा गया कि आप कर्नल के एक शायद 54 साल या 56 साल जो भी रिटायरमेंट एज है, ब्रिगेडियर साहब की उससे 2 साल ज़्यादा है, तो अभी वो फिर ब्रिगेडियर होके भारत सेना में को सेवाएं दे रहे हैं। अभी कल फिर से 4 को छोड़ दिया। अब कोई नहीं बचा है, सबको उन्होंने छोड़ दिया। और अगर वैसे सोचिए, ये कहते हैं सबूतों के अभाव में या मतलब टेक्निकल ग्राउंड्स पे, मतलब एक तरह से मालेगांव ब्लास्ट हुआ ही नहीं था। लोग मर गए थे, स्वतः आके अपने आप ही शायद आत्महत्या कर लिए होंगे, लेकिन कोई इससे यही लगता है। और ये बहुत कॉमन पैटर्न है। जब मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी के राज में मुकदमे का फैसला पता होता है, वो क्यों मैंने कहा था वो भी समझ लीजिए। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी 6 दिसंबर 1992 में, उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट अपॉइंट हुई थी, उसने 28 साल तक मुकदमा सुना, मुकदमे पे मुकदमा, इतने गवाह, इतने वो सब कुछ सुना। और 28 साल बाद सितंबर 2020 में उसने जो 32 आरोपी थे, जिसमें एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे लोग थे, उमा भारती, कल्याण सिंह, इन सब लोगों को फिर सबूतों के अभाव में 28 साल मुकदमा चलने के बाद छोड़ दिया। हालांकि जस्टिस जो एस.के. यादव थे, उसके बाद उनको अच्छी जगह, मतलब रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छी जगह भी मिल गई। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद अगर इससे देखिए तो इसका तो गिरी ही नहीं, कोई सबूत नहीं, तो कैसे बाबरी मस्जिद अपने आप ही ऊपर से ढह गई। तो ये जो बीजेपी का राज इस समय चल रहा है, उसमें प्री स्क्रिप्टेड है। अगर आप एक धर्म विशेष को, एक समूह विशेष को आप अगर प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उसको मार भी रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो अपनी है और अपनी सरकार में आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब जरा बात कर लें मोदी जी की इजराइल यात्रा की क्या कीमत हम चुका रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजर का संकट बढ़ गया है। मोदी जी इजराइल क्यों गए थे ये नहीं मालूम है। मोदी जी अपना पदक लेने गए थे तो बात पता है, लेकिन इजराइल से लौटने के एक 1.5 दिन के अंदर जंग शुरू हो गई। अब ये तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस जंग के बाकी असर तो हम देख ही रहे हैं। तेल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसी कीमत बढ़ रही है जो रोज हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो एक खतरा आ गया है, फर्टिलाइजर का संकट होने जा रहा है। ये जरा समझ लीजिए कि जो भारत में जो 4 मुख्य फर्टिलाइजर हैं जो यूज होती हैं, उसके अलावा भी, लेकिन 4 मुख्य रूप से जो रासायनिक फर्टिलाइजर हैं, उसमें यूरिया, डीएपी,
तीसरा NPKs कॉम्प्लेक्सेस, और चौथा SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये चार मुख्य, ये करीब 95% से ज़्यादा किटी ये बनाती हैं जो ये फर्टिलाइज़र यूज़ होती है। मोटे तौर पे रबी और खरीफ 2 सीज़न होता है, एक धान का होता है, एक गेहूं का होता है। खरीफ का धान की बुआई अब यही जून में शुरू हो जाएगी और तभी यूरिया की ज़रूरत भी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ यूरिया जो कुल खाद है उसका करीब 55% केवल यूरिया यूज़ होता है। यूरिया का एनुअल जो कंजम्पशन हमारे यहाँ है वो करीब 39-40 मिलियन टन। अगर इसको वैसे बोलें तो 3,90,000 से 4 लाख टन पर ईयर है। इसमें से डोमेस्टिक अपने यहाँ जो हमारे यहाँ उत्पाद होता है, जो हम स्वयं उत्पादन करते हैं, वो करीब 30 मिलियन टन। 75% हम खुद करते हैं, 25% हम इंपोर्ट करते हैं। करीब 10 मिलियन टन, 1 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का एक बड़ा स्रोत हमारा जो कुल इंपोर्ट है उसका 40% हम GCC कंट्रीज से करते हैं। सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, ओमान, कतर, इन सब से हम करते हैं। और ये तो एक हो गया 40%। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद ये बंद हो गया, तो आपका 40% इंपोर्ट जो वहां से आना था वो बंद है इस समय। दूसरी एक और चीज क्या है कि जो हमारा जो 75% हम अपना डोमेस्टिक जो घरेलू उत्पाद है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रॉ मटेरियल है LNG। हमारी जो LNG है उसका 60% कतर, UAE और ओमान से आता है। अब वो भी इफेक्टेड हो गया है। उसके इफेक्टेड होने जाने से ये जो रॉ मटेरियल है डोमेस्टिक का वो भी इफेक्टेड। तो जो हमारा डोमेस्टिक, जैसा मैंने कहा था कि 30 मिलियन टन हम करीब साल का हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, मोटे तौर पे 2.5 मिलियन टन पर मंथ। वो इस समय चल रहा है 1.5 मिलियन टन पर मंथ, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्टेड हमारा रॉ मटेरियल LNG हो गया है। एक चीज और जरा समझ लें कि ये क्यों हमें और आपको लोगों को लगेगा इससे हमें क्या मतलब। हमको और आपको इसलिए मतलब है कि आज जो हमारे यहाँ जो खाद्य उत्पादन के दाम कम है उसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तो MRP सरकार, हालांकि वो MRP नहीं देती है जो किसान चाहता है, उसकी लागत का पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन इनपुट कॉस्ट को सरकार कम करने के उसमें रहती है। घोषित पॉलिसी आज से नहीं, शुरू से। तो उसको कैसे इनपुट कॉस्ट को कम करती? यूरिया का में सब्सिडी देती है। आज 45 kg का जो बैग है यूरिया का 242 रुपए का है MRP, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये 3,000 है, उसमें बाकी सब्सिडी देते हैं, मुझे वो नहीं, लेकिन वो 2-2.5 हज़ार से तो ज़्यादा पड़ता ही है, लेकिन जो आपको 242 में मिलता है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी नीति वो है। अब आपको क्या होगा, जब महंगी फर्टिलाइजर आएगी तो महंगी बिकेगी। दाम के लिए सर बता दूं कि इसी फरवरी महीने में जंग से पहले जो हम खरीद रहे थे वो $508 पर मेट्रिक टन खरीद रहे थे। $508 पर मेट्रिक टन। अब हम खरीद रहे हैं $935 पर मेट्रिक टन। करीब मोटे तौर पे दुगना तो नहीं, लेकिन मतलब करीब 90% महंगा, या दुगने से थोड़ा कम। ये डबल मार है, क्योंकि एक तरफ तो 508 का 935 हो गया और डॉलर महंगा हो गया। जिस समय हम खरीदे उस समय डॉलर 89 है, अब डॉलर 93 पे घूम रहा है। दूसरा, जो ऑलरेडी आपने ऑर्डर दिए हुए थे इंपोर्ट के, वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो शिपमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर RCF का उन्होंने नया ऑर्डर दिया था, पुराने वो $500 या $8 पे, वो 31 मार्च तक सप्लाई आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई। अब उसकी डिलीवरी एक्सटेंड की गई 30 अप्रैल तक। अब हो क्या रहा है कि जून तक तो आपके पास स्टॉक थोड़ा रहेगा, पुराना स्टॉक है उससे निकालेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? और लोग कह रहे हैं कि जो इसका असली इंपैक्ट आएगा वो खरीफ से ज्यादा रबी में आएगा। अब एक
आखिरी प्रश्न इसलिए पूछ लें कि ये एक मूल प्रश्न है जिसका आंसर हमको आपको को मिलके देना है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर यूजर है, कंज्यूमर है। हम इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और एक सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं, 1960 में पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, में उतना डिटेल नहीं, पर हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब 100 मीटर इंटू 100 मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर इज 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 1960 में हम फर्टिलाइजर यूज करते थे 1.92 kg, 1.92 kg, 1192 kg पर हेक्टेयर। आज हम यूज कर रहे हैं 150.11 kg, मतलब 1.92 से बढ़ के हम 150 kg पे आ गए हैं उसी 1 हेक्टेयर पे। 78 टाइम्स हम बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ ओवर यूज ऑफ यूरिया होता है, यूरिया बहुत ज़्यादा यूज होती है, उससे उसके जो समस्याएं हैं, उसके जो नुकसान हैं, वो सभी को मालूम है। आप गूगल भी करके, उससे नुकसान है, उर्वरा शक्ति जाती है, मतलब सब तरह की नुकसान ही नुकसान है। लेकिन हमारे प्रोडक्शन पे मार पड़ेगी। अब ये इसको कोई रोक नहीं सकता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा और अगर कल से भी सब ठीक हो जाए, तब भी महंगाई की तो होना ही है। ये जो खाद्य उत्पादन है ये महंगे होने ही होने हैं, और उसकी मार तो आम आदमी पे ही पड़ेगी। तो फर्टिलाइज़र का मैंने इसलिए बता दिया कि ये एक ऐसी चीज़ आ रही है जो हमारे और आपकी रोज़ की रोटी जिससे जुड़ी हुई है। अब आखिरी बात, अब जादूगर, चमत्कारी, बहरूपिये, कर्तव्य लोगों के यहाँ मिलॉट सिर झुकाएंगे। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब, उनका बड़ा नाम था और उनसे बड़ी उम्मीदें थी, हालांकि उम्मीदें तो सब गड़बड़ी हो गई। वो अभी धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ मिलने बागेश्वर गए। धीरेन्द्र शास्त्री एक बागेश्वर में रहते हैं, अपने को हिंदू धर्म का प्रचारक बोलते हैं, लेकिन RSS और BJP की भाषा ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देते हैं। उनके पास गए और उनसे फ़ोटो खींच कर उनके साथ इन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पे लगाए। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं भाई वो व्यक्तिगत इसमें गए, क्या दिक्कत है? नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता है। अगर आप पुराने ज़माने के अपने जो यंग लोग देख रहे हैं इसको, अपने पिताजी से, अपने जिनके घर में कोई पुराने लोगों से पूछिएगा, पहले जज सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाता ही नहीं था। मतलब कोई भी जज शादी ब्याह में नहीं जाता था। ये सब तो छोड़ दिए बागेश्वर धाम और इनके यहाँ और उनके यहाँ जाने का। हाँ, उसकी आस्था थी तो मंदिर जाते थे लोग, मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो बागेश्वर है, ये कोई ज्ञानी तो है नहीं, नामी बहुत है, क्योंकि कारनामी है। एक तरह तरह के कारनामे करता है। आप आ जाइए तो आपका के मन में जो प्रश्न हो पहले ही से लिख के बता देगा कि आपके मन में ये प्रश्न इत्यादि इत्यादि। ये बीजेपी को बिल्कुल ठीक से सूट करता है। महिलाओं पे बहुत भद्दी बातें बोला हुआ है पास्ट में, और ये पूरी तरह कोई धार्मिक नहीं है। ये जैसे रामदेव हैं, रामदेव एक पॉलिटिकल उस मैसेजिंग के कहीं एक हिस्सा है, पार्ट है, उसी तरह से ये भी उस पॉलिटिकल मैसेजिंग का, उस विचारधारा का एक पार्ट है। ये जो इनके साथ फोटो खिंचवाना, उसको लगाना, ये एक तरह का संदेश देने की बात है। दोनों लोग संदेश दे रहे हैं, गवई साहब भी संदेश दे रहे हैं कि देखो मेरी पहुंच वहां तक है, और ये धीरेन्द्र शास्त्री भी ये एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक अपने दरबार में आता है। तो मैसेजिंग की बात है, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, जिसको प्रशांत किशोर ने भी कहा कि उनको तो उनकी आंखें विश्वास नहीं कर रही थी कि पूर्व न्यायाधीश जो हैं जस्टिस गवई वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जुडिशरी के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।